नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 8वां वेतन आयोग के बाद नया वेतनमान कितना होगा? कब तक नया वेतनमान मिलना स्टार्ट हो जाएगा? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद है कि अगले साल के बिल्कुल पहले महीने से लागू हो जाएगा 2026 के। और हो सकता है कि उसके तुरंत बाद लगभग 5 से 6 महीने के बाद सभी राज्य अपने राज्य कर्मचारियों को भी नया वेतनमान देना शुरू कर दें। कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, डिपेंड करेगा उन राज्यों के ऊपर। अब यहाँ पर आप सभी को बताएंगे कि ग्रेड पे के अनुसार लगभग कितना आपका वेतन बढ़ सकता है। पिछली बार यानी पिछले वाले 7th पे कमीशन में जितना फिटमेंट फैक्टर था, उम्मीद है कि उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाएगी। और अभी देखिए, कुल मिलाकर के ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगभग वही होने के आसार होते हैं। तो लगभग जो है 2.86, आपको बिल्कुल भी भरोसा हो सकता है ना हो कि इतना भी बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल इतना भी बढ़ सकता है। देखिए, होता है क्या इकोनॉमिक्स में, किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर मंदी हो या फिर उसको तेज़ी से विकसित या विकास करना हो, किसी भी देश को, किसी भी अर्थव्यवस्था को, तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि अधिक से अधिक पैसा जनता के हाथ में हो। ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तो यही चीज़ें वर्तमान सरकार की भी हैं कि अधिक से अधिक पैसा जनता के हाथ में हो, लोग पैसा खर्च करें, उनके रहन सहन का स्तर उच्च हो, देश धीरे धीरे विकास की अवस्था में तेजी से आगे बढ़े। अब ये कितना सच होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी कमेटी बन रही है, उसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन होगा 8th पे सेंट्रल पे कमीशन के लिए। उसके बाद कमेटी पूरी विस्तृत जांच करेगी और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि लगभग कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना लगभग मूल वेतन बढ़ने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि पहले बहुत सारे अलावेंसेस मिलते थे, कुछ अलावेंसेस को 7th पे कमीशन के दौरान ही समाप्त कर दिया गया था। बाकी जो अलावेंसेज अभी तक मिलते आ रहे थे, थोड़े बहुत उनमें परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। पहले देखेंगे तो ग्रेड पे प्लस बेसिक पे, फिर उसका फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया था। और इस बार पिछली बार कुछ परिवर्तन किया गया था, तो इस बार उन्हीं परिवर्तनों के साथ या कुछ नए परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहला वेतन आयोग जब आया था तो दूसरा वेतन आयोग आने में थोड़ा सा विलंब हुआ था। फिर तीसरे वाले में, चौथे वाले में, यानी अब तक जो ये वाला आपका 8वां वेतन आयोग है, इसमें कुल मिलाकर के 9 साल का विलंब है। मतलब पिछले साल के से तुलना ना करेंगे, पिछले साल से देखेंगे तो लगभग बिल्कुल समय पर है। 2026 तक कार्यकाल है, लागू है 2016 वाला 7th पे कमीशन, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके पहले डिले हुआ किसी भी रीजन से, ठीक है, नहीं तो अब तक देखते आप सभी कि 9वां वेतन आयोग लागू होने वाला होता। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, 2026 से लागू होंगे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। बाकी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है, उनके साथ साथ जो पेंशनर है, उनको भी फायदा मिलने वाला है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद खर्च में देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। तो खर्च को बढ़ाना भी कहीं न कहीं देश के विकास के लिए, आर्थिक गतिविधियों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि उसका सीधा सा संबंध संबंध होता है उत्पादन से। अब वो उत्पादन किसी भी क्षेत्र में हो, द्वितीयक हो, प्राथमिक हो या टर्शियरी में हो, जो सेक्टर होते हैं। 7th पे कमीशन में मिनिमम जो वेतन है, बेसिक वेतन जो है, वो 18,000 पहुंच गया था। और इस बार देखेंगे तो लगभग ये दोगुने से भी या दोगुने के आसपास तक हो सकता है। एक और न्यूज़ है आज के खबर में, अगर आपको देखना चाहो तो आप देख लीजिएगा इसे। मार्च अप्रैल तक नई भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में। इसमें सहायता प्राप्त वाले ही सभी वो पद रहेंगे, चाहे टीजीटी के, पीजीटी के या फिर प्राथमिक के। और में भी हो सकता है जूनियर की भी देखने को मिले, सभी के सभी एडेड के हैं। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने से जहां एक तरफ देखेंगे सरकार का खर्च बढ़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पादों सेवाओं की मांग को बढ़ाने पर भी होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय इकोनॉमी मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, जो खर्च बढ़ेगा
तो आप ऑटोमेटिक सिंपल सा ये इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं अर्थशास्त्र की, कि खर्च बढ़ेगा मतलब पैसे आप जनता के हाथ में ज़्यादा देंगे तो खर्च बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई करना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक्सपोर्ट तो होंगी नहीं, सॉरी इम्पोर्ट तो होंगी नहीं विदेशों से, तो हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा। और इसमें एक सरकार का जो वित्तीय बोझ ये कुछ समय के लिए बढ़ेगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? मान लीजिए सपोज़ दैट कोई भी जो कंपनियाँ हैं, बड़े-बड़े संगठन हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर है, जब वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उनको फिर ज़्यादा मुनाफ़ा होगा, ज़्यादा मुनाफ़ा होगा तो फिर वो सरकार को ज़्यादा टैक्स भी तो देंगे। तो यहाँ पर एक बार के लिए वित्तीय बोझ बढ़ता है सरकार के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही उत्पादन बढ़ते हैं, सरकार की अर्थव्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है, सरकार की भी इनकम टैक्स में सॉरी उनको टैक्स भी ज़्यादा प्राप्त होंगे, उनको टैक्स भी ज़्यादा मिलेंगे, कर भी ज़्यादा मिलेंगे, तो इससे फिर सरकार कुल मिलाकर के ये चीज़ें देश की अर्थव्यवस्था में गति से संबंधित होती हैं। वित्तीय बोझ केवल कुछ समय के लिए होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीज़ों को आप सभी ध्यान से समझेंगे, थोड़ा-सा समय दीजिए, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन हम यहाँ पर आपको लगभग जितने हमने ग्रेड पे लिख रखे हैं, सभी ग्रेड पे के लिए हम एक अनुमानित तो वेतन बताने वाले हैं। और ये स्टार्टिंग से होगा, मतलब जिसकी बिल्कुल न्यू जॉइनिंग होगी। मान लीजिए आप 5 साल, 10 साल से आप सेवा में सर्विस में होंगे, तो उस समय आपका जो बेसिक पे होगा, हर साल इंक्रीमेंट होते हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद 3% इंक्रीमेंट का प्रावधान किया गया था, हर साल इंक्रीमेंट होते हैं। तो उस इस समय वर्तमान में जितना भी आप जब भी लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो उस समय जितना भी आपका बेसिक पे होगा उसमें उतने फिटमेंट फैक्टर से उतना आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी, पहले 7,000 था, 6वें तक, 7वें में 18,000 हो गया मिनिमम, और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे मूल वेतन में 2.57 टाइम्स वृद्धि हो गई थी। और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि ये फिटमेंट फैक्टर भी सरकार बढ़ाएगी। बार-बार आप लोग सुनते होंगे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश को विकसित बनाना है। आप फिर से सुन लीजिए, ज़्यादा पैसे जनता के हाथ में आएँगे, ज़्यादा खर्च होंगे, तो उत्पादन माँग बढ़ेगी, ज़्यादा खर्च होंगे, माँग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनियाँ ज़्यादा उत्पादन करेगी, ज़्यादा मुनाफ़ा कमाएँगी, सरकार को भी ज़्यादा कर प्राप्त होगा। तो ओवरऑल देश की आय ही तो बढ़ेगी, ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये इकोनॉमी। संभावित 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा करके 2.86 किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मौजूदा, चूँकि देखेंगे रुपया निरंतर गिरता जा रहा है डॉलर की तुलना में, इसके लिए देश के अंदर उत्पादन होना बहुत ज़रूरी है। पहले ये न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 होती थी 1800 ग्रेड पे के हिसाब से, फिर 1900 ग्रेड पे, फिर 2000 ग्रेड पे, फिर 2400, 2800, 4200, 4600, 4800, 5400 ऐसे ग्रेड पे होता है आगे। ये बढ़ कर के लगभग 51,480 हो जाएगा। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो, और हमें लग रहा है कि कम से कम सवा 2 गुना, यानी 2 से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं है। सवा 2 गुना, ढाई गुना या लगभग पौने 3 गुना के आसपास तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। मतलब इतना भी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। पेंशनर, उनकी भी न्यूनतम पेंशन बढ़ कर के 9,000 से बढ़ कर के इतनी हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी कर्मचारी हो, अभी वो 1800 ग्रेड पे पर हो मान लीजिए सपोज़ दैट, और सपोज़ दैट उनका अभी जो बेसिक पे हो, हम मान लेते हैं कि वो अभी बिल्कुल नई जॉइनिंग उनकी है, अभी से है, और 53% डीए उनको हो गया। मतलब लगभग यहाँ पर देखेंगे तो उनका समस्त वेतन 30,000 के आसपास बन रहा होगा। 30,000 के आसपास 53% डीए के हिसाब से, ठीक है? और अगर बेसिक पे मतलब 8वां वेतन आयोग अगर इसमें फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 होता है, डीए बिल्कुल स्टार्टिंग से 0% से स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 0 रखेंगे, कुछ न कुछ डीए रखेंगे, महँगाई भत्ता तो देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जितना भी रखा जाए, 6%, 8%, 5%, 10% जितना भी रखें, अब वो देखते हैं जो रिपोर्ट आएगी, सिफ़ारिशें आएँगी वेतन आयोग की, उनसे उसके अनुसार ही। तो कुछ भी डीए हो, थोड़े बहुत अलाउंसेस हम यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मिनिमम बेसिक सैलरी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। अगर इसमें 3 से 4,000, 5,000 भी अगर बढ़ जाते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। ये हमने बताया आप सभी को 1800 ग्रेड पे के लिए। 2,000 वालों के लिए थोड़ा और वृद्धि लगभग 60 के आसपास तक। जिनके 2400 ग्रेड पे होंगे उनके और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, 2800 वालों के और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, 4200, 4600, 4800 वालों के और ज़्यादा बढ़ जाएँगे।
कुछ इस तरह से भी चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। ये देखेंगे यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर कितना 2.28 है, कहीं-कहीं पर 1.70 के हिसाब से लोगों ने बता रखा है। ये चीज़ें अभी जब निर्धारित ही नहीं है, अभी जब कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी सरकार को, अभी तो कमेटी ही नहीं बनी है, कमेटी गठन होगी, फिर वो विस्तृत पूरा ब्यौरा जुटाएँगे, उसके बाद अपनी सिफ़ारिशें, अपनी रिकमेंडेशन, अपनी अनुशंसा सरकार को देंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना परसेंट या कितना फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, बेसिक पे कितना गुना बढ़ने वाला है। ये 7th पे कमीशन के बारे में है। अगर आप देखेंगे, जो पे बैंड सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया था। फिर लेबल आ गया था, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 9 तक लेबल आ गया था। फिर आगे जो प्रमोशनल वाले जो प्रमोशन होते हैं पदों के, फिर उनके लेवल और बढ़ जाते हैं। इंक्रीमेंट 3% दिया गया था। मिनिमम सैलरी इतनी और मैक्सिमम सैलरी 2.25 लैक्स हो गया था। फिर आप सभी देखेंगे फिटमेंट फैक्टर कितना 2.57 था पिछले वाले में, लेकिन ये ग्रेड पे और बेसिक पे दोनों जोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देना चाहिए था। अब ये ठीक है, ऐसे था ये ग्रेड पे बेसिक पे जोड़ करके उसका 2.57 किया गया था। होम रूम अलावेंसेस या जो रेंट अलावेंसेस मिलते हैं रहने के लिए, आवास के लिए, तो ये 24%, 16% और 8%। जब डीए क्रॉस करेगा 50%, फर्दर रिवीजन विल टेक प्लेस। मतलब नियम ये था कि 50% जैसे ही डीए क्रॉस करेगा तो इसको रिवाइज किया जाएगा। वर्तमान में डीए कितना है 53%, तो रिवाइज होना चाहिए इसको इस हिसाब से तो। लेकिन अब यहाँ पर नया वेतन आयोग, उसकी सिफारिशें और नया वेतनमान लागू होगा। कुल मिलाकर के रिवाइज ही हो रहा है डीए, लेकिन नए वेतनमान के साथ में, नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। बहुत सारे अलावेंसेस समाप्त कर दिए गए थे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस के बारे में दिया गया था, जब डीए 50% से ज़्यादा होगा तो 25% इसको बढ़ा दिया जाएगा, बाई 25%, 25% तक नहीं, 25% और बढ़ा दिया जाएगा। एचएस था, हॉस्टल सब्सिडी, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस था, इसी प्रकार से। इंश्योरेंस वाला हो गया, कितना पैसे कटेंगे, कितना मिलेगा। मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव में कोई भी चेंज नहीं किया गया था पिछली बार, इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि बेसिक में और ग्रेड पे दोनों ऐड करके फिर इसमें जो है 2.57 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया था लगभग न्यूनतम वेतन, नया वाला वेतनमान इतना हो गया था। इसी को फिक्सेशन बोला गया था। ग्रेड पे और जो बेसिक था पुराना वाला, उसको ऐड करने के बाद उसमें जब मल्टीप्लाई कर दिया नए वाले फिटमेंट फैक्टर से, तो वो बन गया था फिक्सेशन। इस बार पे ये फिक्सेशन कितना बनेगा, इसी को लेकर के आप सभी के मन में सवाल है। अब यहाँ पर बात करेंगे जितने भी लोग 2000 ग्रेड पेपर है, आप सभी जैसे एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, लेखपाल है, बीडीओ है, कनिष्ठ सहायक है, या जो भी अन्य पद होंगे 2000 ग्रेड पेपर, अभी वर्तमान में 21,700 रुपये आपका बेसिक पे है, मिनिमम स्टार्टिंग का। बाकी आपका इंक्रीमेंट के बाद जितना भी पहुंच चुका होगा तो उसी में मल्टीप्लाई होगा फिटमेंट फैक्टर से। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी। हमने मान लिया यहाँ पे कि 2.86 ही फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, पिछली बार 2.57 से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, सपोज दैट। इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 60,000 आपका ये नया वाला वेतनमान बेसिक पे बन जाएगा। डीए भले ही कितने भी परसेंट से स्टार्ट हो, हम यहाँ पे 6% मान लेते हैं, हालांकि 0% से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर पहला वाला लागू तो होगा ही। पहला डीए, पहला महंगाई भत्ता तो लागू होगा ही होगा, जब से भी लागू हो। तो मान लेते हैं कि डीए जब लागू हो, डीए भी जब मिलना शुरू हो गया, 0% डीए रिवाइज हो चुका है, अब नया डीए यहाँ पे मान लीजिए 6% से बनना स्टार्ट हुआ, सपोज दैट। ठीक है, कितने भी मिनिमम आपको यहाँ पर अलावेंसेज मिलेंगे, कितने भी मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 6,000 रुपये, तो भी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओवरऑल वेतन कितना बनने वाला है। ठीक है, अब ये चीज़ें फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगी कि ये 2 गुना होता है कि 1.70 होगा, तो फिर सैलरी बहुत कम रहेगी। उस स्थिति में देखेंगे तो लगभग 40,000 के आसपास ही बनेगा मिनिमम, और ओवरऑल जो सैलरी होगी लगभग 45-46,000 के आसपास। अगर 2.25 अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उस हिसाब से नया वेतन बनेगा, मतलब ना कुछ सैलरी दूसरा होगा।
तो ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। अब ये चीज़ें अभी किसी को जब पता ही नहीं तो फिर इस पर बता पाना बहुत मुश्किल है। बस ये आप सभी जानते रहें कि ये आपकी सैलरी मतलब नया वेतनमान कैसे बनेगा, ये पूरी प्रक्रिया थी उसकी। अब मान लीजिए किसी का 4600 ग्रेड पे सपोज दैट हो और अभी उनका बेसिक पे मिनिमम 44,900 रुपये है और अगर कहीं यहाँ पे 2.86 लागू हो गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1,25,00,000 से भी लगभग जो है 1,25,00,000 रुपए के आसपास तो मिनिमम बेसिक बन जाएगा। और उसके बाद फिर जब आगे अलावेंसेस बनते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, महँगाई भत्ता बढ़ता रहेगा तो फिर वेतन उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। अगर आप आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से देखेंगे, लगभग जो है वेतन दोगुना हो सकता है। यानी कि जो मिनिमम वेतन है 18,000 से 34,560 रुपए हो सकता है लगभग। तो इसी हिसाब से जो 2,000 ग्रेड पे वाले होंगे, तो आप भी अपना लगभग डबल करके देख सकते हैं। मतलब लगभग कितना हो जाएगा, इसको हम 40,000 लेके चलते हैं। ठीक है, ये भी दोगुने से थोड़ा सा कम है 40,000। इसके बाद फिर जो भी अलावेंसेस होंगे स्टार्टिंग के बिल्कुल डीए बिल्कुल 0% से स्टार्ट होगा, तो सब कुछ ऐड करके लगभग 45,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अभी 2,000 ग्रेड पे वालों के लिए जो नया वेतन बनेगा लगभग 45,000 के आसपास। ठीक है, मान लीजिए आपको नौकरी करते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपका बेसिक पे थोड़ा बढ़ गया होगा, तो फिर आप इसको लगभग जो है 50,000 के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो नया वेतन होगा 50,000 के आसपास। आपको जॉब करते हुए 8 साल 10 साल हो गए, तो अब आपका बेसिक पे कितना होगा, तो उसी के हिसाब से आपका सैलरी या आपका जो नया वेतन बनेगा 8वें वेतन आयोग के अनुसार, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा संभावना यही रहेगी कि बेसिक पे लगभग डबल तो हो जाना है। बाकी सरकार के ऊपर है, अभी जो कमेटी बनाएंगे वो कमेटी रिपोर्ट क्या देती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी वर्ष के अंत तक सिफारिशें दे देगी, उम्मीद है पूरी, 8वां वेतन आयोग सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन। तो जनवरी 2026 से मान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान मिलना स्टार्ट हो गया, उनके लिए लागू हो गया। तो अधिकतम जो है जुलाई 2026 से मान के चलें कि लगभग सभी राज्यों में भी 8वें वेतन आयोग के अनुसार नया वेतन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत अगर विलंब हुआ तभी 2027 में जाएगा, कहीं किसी राज्य में कोई इलेक्शन आदि न पड़े हों या किसी भी रीजन से, या राज्य सरकारें कभी कभी थोड़ा सा डिले करती हैं। हालांकि जो नीतिगत फैसले होते हैं जो कि सभी के हित की बात होती है, उसमें सरकारें कभी भी डिले नहीं करती हैं। केंद्र सरकार ने लागू किया, तुरंत ही राज्य सरकारें भी लागू कर देंगी। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-6 महीने का, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कुल मिलाकर के आप अपने ग्रेड पे के हिसाब से वर्तमान में जितना भी आपका बेसिक पे होगा उसका आप लगभग डबल कर लीजिएगा। तो 8वें वेतन आयोग के बाद लगभग आपका जो सैलरी बेसिक पे है मिनिमम वाला, वो लगभग 2 गुना होने की उम्मीद है। 2 गुना जितना भी आपका वर्तमान में होगा उसके हिसाब से आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये नया वाला थोड़ी देखेंगे। जैसे मान लीजिए आप 2,000 ग्रेड पे सपोज दैट या 4200 ग्रेड पे हैं, 34,000 समथिंग बनती है उनकी मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक पे। आपको नौकरी करते हुए 10 साल हो गया, तो इस समय जो आपका बेसिक पे होगा उसका डबल आप देखेंगे, ना कि बिल्कुल वो इनिशियली वाला। ठीक है, ये तो आप लोग बिल्कुल समझ जाते होंगे, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी अलाउंसेस आदि जुड़ेंगे उसके बाद टोटल आपका जितना वेतन बनेगा। फिर उसके बाद एनपीएस डिडक्शन भी होगा, एनपीएस डिडक्शन 10%, तो वो माइनस करने के बाद आप अपना वेतन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके हमें भी बताइए आपका ग्रेड पे कितना है, कितना आपका वर्तमान में बेसिक पे बन रहा है। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। और लगभग आप जो जो चीज़ें हमने बता रखी हैं कि 2 गुना ही मान करके चलें कि आपका बेसिक पे डबल हो गया, तो उसके हिसाब से वर्तमान में कितना आपका वेतन बनेगा आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को समय समय पर देते रहें। धन्यवाद।